check. Okay. Good afternoon, everyone. Okay. So yesterday we had started with the topic of classification of companies. In fact, हमारा पहला classification हो भी गया था, and that was classification of companies on the basis of membership. क्या आप लोग बता सकते हो? On the basis of membership, companies are divided into two types. What are these two types? Private company and public company. जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है उन कंपनीज को क्या कहते हैं? पब्लिक कंपनीज. तो पब्लिक कंपनीज को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी. तो प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके 3 रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. 3. कौन से? LRP. कौन से 3 रिस्ट्रिक्शंस? LRP. L is for what? Limitation on what? Number of members. Maximum number of members can be 200. And what is the minimum number of members? 2. R is for what? Restriction on what? Transferability of the shares. प्राइवेट कंपनी में भी क्या शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं? तो सचिन और बिन्नी बंसल ने भी क्या अपने शेयर्स किसी और को बेचे हैं? जैसे कि वॉलमार्ट को बेचे हैं या नहीं बेचे हैं? बट क्या उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए अपने शेयर्स बेचे होंगे? एंड पी इज फॉर व्हाट? प्रोहिबिशन ऑन व्हाट? मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक. प्रोहिबिशन इज ऑन व्हाट? मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक. तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास नहीं जा सकती है. तो आपने कभी नहीं सुना होगा प्राइवेट कंपनी हैज कम अप विद एन आईपीओ. बट पब्लिक कंपनीज वो होती है जो प्राइवेट कंपनीज नहीं होती है. मतलब पब्लिक कंपनी में देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. पब्लिक कंपनी में पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं. और पब्लिक कंपनी क्या पब्लिक के पास जा सकती है? अरे बोलो ना. तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का अगर डिफरेंशिएशन डिस्कस करें, पहले तो बता प्राइवेट पब्लिक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स यहां पे क्या है? प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 7. यहां पे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 होते हैं, यहां पे 3 होते हैं. ठीक है. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स यहां पे देयर इज नो लिमिट. ओनली आपको जितने मेंबर्स लाना है आप उतने मेंबर्स ला सकते हो. यहां पे शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन है. यहां पे शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. यहां पे कंपनी पब्लिक के पास नहीं जा सकती. इट इज प्रोहिबिटेड, बैंड फ्रॉम डूइंग दैट. जबकि यहां पे आप पब्लिक के पास जा सकते हो. हाँ है ना? So this was the difference between a private company and a public company. आज हम लोग next classification शुरू करने वाले हैं and that is going to be on the basis of liability. On the basis of liability. On the basis of liability, companies are divided into 3 types. Limited by shares, limited by guarantee and an unlimited company. क्या क्या बोला मैंने? कुछ नोट किया किसी ने? Limited by shares, limited by guarantee and an unlimited company. Nobody is going to write down anything. बाद में मैं आप लोगों को वो पापा चार्ट आपके नोटबुक्स में लिखवाऊंगी, तभी आप लोग लिख लेना. ठीक है. और आज majority of you all, have you all got your books? Yes. How many of you all got your books? Raise your full hand. Okay, almost all of you all. बस कुछ 4-5 बच्चे जिन्होंने नहीं कलेक्ट किया, आज कर लेना बेटा कलेक्ट. ठीक है. And what about your Gurukul kids? Did you all get your textbooks? Okay. ठीक है. चलो. On the basis of liability, companies are divided into 3 types. Limited by shares, limited by guarantee and unlimited company. सबसे पहली कैटेगरी जो है that is limited by shares. हमने कंपनी के फीचर्स देखे थे. फीचर्स कंपनी कैसी होनी चाहिए?
कि लोग तालियां बजाए, क्लैप्स। उसमें से एल जो है, एल लिमिटेड लायबिलिटी, किस बारे में बात कर रहा है? ओके, लिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट ये कहता है दैट इट इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड। किसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है? किसकी? इट इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड। अब सवाल ये उठता है, कितने हद तक लिमिटेड होती है? अगर लायबिलिटी लिमिटेड है, कितने हद तक लिमिटेड होती है? वो डिपेंड करता है अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी। सबसे पहली कैटेगरी आप जो देख रहे हो दैट इज लिमिटेड बाय शेयर्स। यहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। इट इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अनपेड शेयर कैपिटल? देखो, अगर आपको ऐसी कंपनी में मेंबर बनना होता है, आपको अगर ऐसी कंपनी में मेंबर बनना होता है, आप क्या करते हो? आप पब्लिक के पास जाते हो, आप पब्लिक को कहते हो 10 रुपए दो, कंपनी के मालिक बन जाओ, 10 रुपए दो, कंपनी के मालिक बन जाओ। ऐसे करके आप हजारों लाखों लोगों के पास जाते हो और उनको शेयर्स देके कंपनी का उनको मालिक बना देते हो। बट इन शेयर्स की एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू क्या होती है? और सपोज से फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू ₹10 है। जरूरी नहीं है कि कंपनी ने पूरे के पूरे 10 रुपए आज ही मंगवा लिए। जरूरी नहीं है कि कंपनी ने पूरे के पूरे 10 रुपए आज ही मंगवा लिए। हो सकता है ये 10 रुपए में से कंपनी ने 6 रुपीज मंगवाया है, बाकी का पैसा अभी तक नहीं मंगाया है। कितना पैसा पेंडिंग है? सो दिस 4 रुपीज इज नथिंग बट इट इज दिस अमाउंट अप टू विच द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी लिमिटेड। एक बार कंपनी ने ये 4 रुपए बुला दिए ताकि शेयर्स हो गए ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप शेयर्स। क्या बोलोगे? ₹10 ईच फुल्ली पेड अप शेयर्स। तो मेंबर्स की लायबिलिटी हो जाती है खत्म। तो मेंबर्स की लायबिलिटी हो जाती है खत्म। द लायबिलिटी विल बी एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश हो जाना मतलब खत्म हो जाना। एक्सटिंग्विश हो जाना मतलब खत्म हो जाना। उसके बाद आप 1 रुपया भी आपके मेंबर्स से नहीं बुला सकते। अब आप सोचो, दिमाग में कंपेयर करो, यही अगर कंपनी नहीं होती, सोल प्रोप्राइटरशिप होता या पार्टनरशिप होता। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर कल जाके पार्टनरशिप का बिजनेस आप बंद कर रहे हो, पहले तो आप देखोगे पार्टनरशिप की एसेट्स कितनी है, बट अगर एसेट्स कम हो जाती है ना, जितना भी शॉर्टफॉल है, आपको पूरा का पूरा पैसा घर से निकाल के क्रेडिटर को देना पड़ेगा। पूरा का पूरा पैसा घर से निकाल के क्रेडिटर को देना पड़ेगा। मतलब ये सोल प्रोप्राइटर और ये पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या अनलिमिटेड होती है? कैसी होती है? बट यहां पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का इनफैक्ट बिगेस्ट एडवांटेज ही ये है कि मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। अब कितने हद तक लिमिटेड होती है वो कंपनी के टाइप पे डिपेंड करता है। बट अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ unpaid share capital. It's limited up to what extent? Unpaid share capital. और ये जो unpaid share capital है, कंपनी की जब मर्जी हो कंपनी ये पैसा बुला सकती है। जब मर्जी हो, लाइफ टाइम में भी बुला सकती है, या वाइंडिंग अप के वक्त भी बुला सकती है, या से फॉर एग्जाम्पल लाइफ टाइम में कभी कुछ एक्सपेंशन करना है, पैसों की जरूरत है। एक्सपेंशन के लिए क्या पैसों की जरूरत होती है? हे मेंबर्स पैसा दे दो। कभी से फॉर एग्जाम्पल कुछ रिसर्च या डेवलपमेंट करना है, हे मेंबर्स पैसा दे दो। नए ब्रांचेस सेटअप करने हैं, हे मेंबर्स पैसा दे दो। डाइवर्सिफाई करना है प्रोडक्ट्स, हे मेंबर्स। जैसे जैसे जरूरत आए वैसे वैसे आप मेंबर्स से पैसे बुला सकते हो, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और इवन ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और इवन ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप।
जैसे जैसे जरूरत अराइज हो वैसे वैसे आप पैसे डिमांड करते आओगे, वैसे वैसे आप पैसे डिमांड करते आओगे। इनफैक्ट अगर लाइफ टाइम नहीं तो वाइंडिंग अप के वक्त भी कंपनी ये पैसा बुला सकती है, क्योंकि वाइंडिंग अप में आप क्या करते हो, एसेट्स को बेच के लाइबिलिटीज का रीपेमेंट करते हो। वन सच एसेट इज दिस अमाउंट। एसेट मतलब क्या, किसी से आपको पैसा आना है। अगर आपको मेंबर से पैसा आना है शेयर्स पे कॉल करने के बाद, क्या ये आपका एसेट बन जाएगा? अरे बोलो ना। अगर मुझे आपसे पैसे आने हैं, क्या आप मेरी एसेट हो? पक्का? 100%। वैसे यहां पे कंपनी को क्या मेंबर्स से पैसा आना है, तो कंपनी के लिए उनके ये मेंबर्स से जो पैसा आना है वो उनकी एसेट है। तो तब भी वाइंडिंग अप के वक्त कंपनी मेंबर्स से पैसा बुलाएगी और इसी पैसों से सारे लायबिलिटीज को रीपे करेगी, सारे लायबिलिटीज को, सारे लायबिलिटीज को। यस और नो गाइस? बोलो। तो ऐसी कंपनीज को कहते हैं अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। से फॉर एग्जाम्पल पूरे 10 रुपए मंगवा लिए, शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज है और पूरे के पूरे 10 रुपए ऑलरेडी मंगवा लिए हैं। सो आर द शेयर्स फुल्ली पेड ऑफ शेयर्स? तब मेंबर्स की लायबिलिटी हो जाती है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश हो जाना मतलब खत्म हो जाना। अब 1 रुपया भी कंपनी अपने मेंबर्स से नहीं बुला सकती है। पैसा अगर रेस करना भी है, नए शेयर्स इशू करो, डिबेंचर्स इशू करो, बैंक के पास जाओ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओ, कुछ भी कर लो, बट एग्जिस्टिंग मेंबर्स से अब आप 1 रुपया भी नहीं मंगवा सकते। कब की बात है? जब शेयर्स आर फुल्ली पेड ऑफ शेयर्स। क्या बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट कैटेगरी है अगर आपकी गारंटी कंपनी है। ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्या कहते हैं? वापस बोलो तो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटीड अमाउंट। अप टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटीड अमाउंट। एक अमाउंट होता है जो मेंबर गारंटी कर रहा है, और ये अमाउंट कहां पे लिखा होता है मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूं, मे बी नेक्स्ट वीक वो पढ़ाऊंगी मैं। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। कहां लिखा होता है? हर कंपनी के ना 2 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हर कंपनी के 2 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, आर्टिकल्स और मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में आप लिखते हो कंपनी का नाम और कंपनी का काम। क्या क्या लिखते हो? कंपनी का नाम और कंपनी का काम। और आर्टिकल्स में आप लिखते हो कि ये काम को आप करोगे कैसे, रूल्स एंड रेगुलेशन। ये सब आपको कैसे पता? एसपी में हुआ है आपका? ओ नो, ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पे हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इवन इफ यू वर नॉट एन एसपी स्टूडेंट, ठीक है, सुनो मेरी बात, एपी आपको पढ़ा लेगी। किसी को समझा? ठीक है, चलो, थैंक गॉड। चलो आ जाइए, सुनो मेरी बात। हर कंपनी के ना 2 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम में आप लिखते हो नाम और काम, और आर्टिकल में आप लिखते हो इसी काम को आप करोगे कैसे। The rules and regulations are written in the articles of association. तो यही मेमोरेंडम में ना एक अमाउंट होता है जो आप लिखते हो। जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर एसपीसी गारंटी कंपनी होती, अगर जस्ट इन केस, वैसे तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, बट अगर गारंटी कंपनी होती, हमने लिखा होता हमारे आर्टिकल्स में कि मेंबर्स की लाइबिलिटी 500 रुपए तक लिमिटेड है। ये हमने मेमोरेंडम में लिखा है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी 500 रुपए तक लिमिटेड है। तब ऐसे केस में ये जो 500 रुपए है ना, मैं एक ही केस में बुला सकती हूँ, एंड दैट इज ड्यूरिंग द वाइंडिंग। देखो यहां पे जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स थी, वो ये जो अनपेड अमाउंट था वो लाइफ टाइम में भी बुला सकती थी और वाइंडिंग अप में भी बुला सकती थी, बट गारंटीड अमाउंट कैन बी कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग। और गारंटीड अमाउंट कहां लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
500 रुपए से 1 रुपया ज्यादा भी मैं अपने मेंबर्स से नहीं बुला सकती। मतलब ही क्या मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है? लिमिटेड अप टू एन अमाउंट। दिस अमाउंट इज रिटन इन द कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और इसी लाइबिलिटी के हिसाब से और एक क्लासिफिकेशन है, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी नाम में लिखा है अनलिमिटेड कंपनी, ऐसी कंपनी जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी के ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसी कंपनीज जहां पे मेंबर्स के लायबिलिटी पे कोई लिमिट ही नहीं है, ऐसी भी कंपनीज होती है मैम, होती है ना, जहां पे आज जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है हमने कोई भी लायबिलिटी पे लिमिट नहीं लगाया है। लायबिलिटी के ऊपर कोई भी हमने लिमिट नहीं लगाया है। हम कहते हैं अगर कंपनी वाइंड अप होती है, जस्ट इन केस कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, जितने हमारे एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट टू रीपे द लायबिलिटीज, उतना टोटल अमाउंट हम सारे मेंबर्स से मांगेंगे। आज मैंने 10 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, 500 रुपए, ऐसी कोई लिमिट नहीं लगाई है लायबिलिटी पे, इसलिए नाम आ गया अनलिमिटेड कंपनी। क्या आ गया? और ये जो पैसा है आप बुला सकते हो ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप, ओनली ड्यूरिंग द, वो भी आप कब बुला सकते हो? हाँ, वाइंडिंग अप में बुला सकते हो, अग्रीड। वाइंडिंग अप कट हो गया। वाइंडिंग अप में आप तभी बुलाओगे अगर आपको लग रहा है दैट योर एसेट्स हैव बिकम लेसर एंड योर लायबिलिटीज हैव बिकम मोर। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ना यहां पे क्या हुआ है। से फॉर एग्जाम्पल कंपनी वाइंड अप हो रही है, लायबिलिटीज की वैल्यू पता है कितनी है? 10 लाख रुपए। कितने? 10 लाख। और एसेट 5 लाख। क्या एसेट कम है? क्या लायबिलिटी ज्यादा है? शॉर्टफॉल कितना है? 10 - 5 करो तो, और हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स 10,000 है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 कितना आता है? 50 रुपीज पर मेंबर हम बुलाएंगे। 50 रुपीज पर मेंबर हम बुलाएंगे। बट ऐसा भी हो सकता है, वर्स्ट सिनेरियो, लायबिलिटीज 10 लाख रुपए और एसेट सिर्फ 1 लाख। शॉर्टफॉल कितना है? तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 कितना पैसा बुलाओगे? ऐसा भी हो सकता है, वैसे थ्योरेटिकली होगा, कंपनी के पास एसेट ही नहीं है, बस लायबिलिटीज ही लायबिलिटीज, सब लायबिलिटीज 10 लाख रुपए की, एसेट कुछ है, तो शॉर्टफॉल कितना हो गया? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब पर मेंबर कितना बुलाओगे? आप देखो 50 भी फिगर आ सकता है, 90 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, 500 भी आ सकता है, 5,000 भी आ सकता है, 50,000 भी आ सकता है। शॉर्टफॉल कितना भी हो सकता है, मतलब कंपनी कितना भी घटिया काम कर सकती है, कितने भी हो सकता है लायबिलिटीज ज्यादा है एसेट्स के कंपैरिजन में, और जितना शॉर्टफॉल होगा आप डिवाइड करोगे बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स। जितना शॉर्टफॉल होगा आप डिवाइड करोगे बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स, और वो शॉर्टफॉल का अमाउंट आप आपके मेंबर्स से बुला सकते हो। आज जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आप कह सकते हो इतना शॉर्टफॉल होने वाला है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 90 रुपए का, आज बोल सकते हो क्या? बट जब एक्चुअली वाइंड अप होगी तब सिनेरियो कितना भी वर्स्ट हो सकता है, शॉर्टफॉल कोई भी हद तक जा सकता है। ये शॉर्टफॉल की कोई लिमिट नहीं है क्या कोई लिमिट? और अगर ये शॉर्टफॉल की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा आ सकता है पर मेंबर जो हम बुलाएंगे फ्रॉम द मेंबर्स, एंड दैट इज वाई कंपनी का नाम आ गया अनलिमिटेड कंपनी। क्या नाम है? अनलिमिटेड कंपनी। बट लाइफ टाइम में अपने मेंबर से 1 रुपया भी नहीं बुला सकती है, लाइफ टाइम में। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ कब बुलाया जा सकता है? ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप, वो भी तब
जब एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज ज्यादा। सपोज मेरी लाइबिलिटीज 10 लाख है बट मेरी एसेट 500 लाख है, मतलब 5 करोड़, क्या शॉर्टफॉल हुआ है? तो क्या मेंबर से पैसा बुलाओगे? उल्टा जो सरप्लस है वो मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, हाँ या ना? तो मतलब हो भी सकता है लाइबिलिटी अराइज हो भी सकता है लाइबिलिटी अराइज ना, बट अगर शॉर्टफॉल हुआ आप मेंबर्स से पैसे बुला सकते हो। कितना पैसा बुला सकते हो? जितना शॉर्टफॉल हुआ है उतना पैसा आप बुला सकते हो। जितना शॉर्टफॉल हुआ है उतना पैसा आप, इसलिए लिमिट लाइबिलिटी का डिफाइंड ही नहीं है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, हमको पता है फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए देने हैं। गारंटी कंपनी है तो हमने मेमोरेंडम में देखा कितना गारंटीड अमाउंट है, बस उतना मैक्सिमम अमाउंट आप बुला सकते हो। बट अगर अनलिमिटेड कंपनी है, देर इज नो लाइबिलिटी दैट इज डिफाइंड, देर इज नो liability that is defined, and that is why the name of the company comes as unlimited company. Yes or no guys? बोलो। तो बताओ, on the basis of liability companies are divided into 3 types. कौन से बोलो? Limited by shares, limited by guarantee. Limited by shares में members की liability कितने हद तक limited होती है? Up to the extent of अनपेड शेयर कैपिटल। ये अमाउंट कब कब बुला सकते हो? या तो फिर ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स है, क्या मेंबर्स की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है? अगर गारंटी कंपनी है, मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है? गारंटीड अमाउंट। कितना? ये गारंटीड अमाउंट क्या लाइफ टाइम में बुलाया जा सकता है? बट कब बुलाया जा सकता है? ओनली ड्यूरिंग द, कहां लिखा होता है ये गारंटीड अमाउंट? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं है। जितने एसेट्स कम पड़ रहे हैं लाइबिलिटीज को रीपे करने के लिए, उतना पैसा आप बुलाओगे, बट दिस मनी कैन ओनली बी कॉल्ड ड्यूरिंग द, दैट्स इट, ओनली ड्यूरिंग द, दैट टू इफ द एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट टू रीपे द लाइबिलिटीज। नहीं तो तब भी आप मेंबर्स से पैसे नहीं बुलाओगे। यस और नो गाइस? बोलो। श्योर? 100%? क्या प्रैक्टिकली ऐसी कंपनीज होती है? जी हाँ। लिमिटेड बाय शेयर्स के तो आपको लाखों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इन्फोसिस लिमिटेड इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। टीसीएस इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। स्वप्निल पटनी क्लासेस लिमिटेड इज अ कंपनी लिमिटेड बाय। क्या गारंटी कंपनीज होती है? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? आपने डॉक्टर रेड्डी के बारे में सुना है? कुछ हुआ है बेटा आपको? पानी चाहिए? ये देखो, ये दिख रहा है, डॉक्टर रेड्डी रिसर्च फाउंडेशन। इट्स अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, हैदराबाद बेस्ड कंपनी, एंड दिस कंपनी इज अ कंपनी दैट इज लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय, तो इस कंपनी के क्या मेमोरेंडम में लिखा होगा कि इस कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होगी? हाँ या ना? क्या अनलिमिटेड कंपनीज भी होती है? आपने एमवे के बारे में सुना है क्या? एमवे, एमवे इज अ फार्मास्यूटिकल, ये फार्मास्यूटिकल में बोल रहे, कॉस्मेटिक बेस्ड कंपनी। एमवे सुना है कभी आपने? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है वो, एमवे, दिल्ली बेस्ड कंपनी है। एमवे इज एन अनलिमिटेड कंपनी, इट इज एन, तो जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था 1995 में, तब हमको नहीं पता था
मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होने वाली है? अभी तो कंपनी का गोइंग ऑन कंसर्न चालू है. आज तो कंपनी का गोइंग ऑन कंसर्न चालू है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जिस दिन कंपनी वाइंड अप होगी, उस दिन अगर एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज ज्यादा है, उस समय पे क्या हम मेंबर्स से वो पैसा रिकवर करेंगे? आज हम नहीं बोल सकते कंपनी कब वाइंड अप होगी, वाइंड अप होते समय क्या शॉर्टफॉल होगा, शॉर्टफॉल होगा तो कितना शॉर्टफॉल होगा, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है, क्या या आज कह सकते हैं? अरे बोलो ना. इनकी लिमिट अभी तक डिफाइन नहीं है, इसलिए ऐसी कंपनीज को कहते हैं अनलिमिटेड कंपनी. बट अगर रिलायंस है या इन्फोसिस है, हमको पता है फेस वैल्यू कितनी है, हम कह सकते मैक्सिमम इतना पैसा देना पड़ेगा. गारंटी कंपनी है तो मेमोरेंडम में लिखा है 50 रुपए, तो 50 रुपए वाइंडिंग अप के वक्त देना पड़ेगा. हमने लिमिट डिफाइन कर दी है. बट अनलिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई लिमिट डिफाइन नहीं होती है. ऐसी कंपनीज को कहते हैं एज एन अनलिमिटेड कंपनी. चलो आ जाइए नोटबुक्स में. और आपने कल जहां पापा चार्ट बनाया था ना, वहां पे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दीजिए लायबिलिटी. पहला मेंबरशिप था, अब नेक्स्ट है लायबिलिटी. और उसके 3 बच्चे बनाओ, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी. डेफिनेशन में डिक्टेट कर रही हूं, फिर एग्जाम्पल लिखना. आप पहले सिर्फ 3 पार्ट्स बना दो. बनाए 3 पार्ट्स. लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी. लिमिटेड बाय शेयर्स के नीचे लिखो. मैं पहले डिक्टेट कर रही हूं, पहले आप वो लिख लो, बाद में आप जो स्क्रीन पे लिखा है ना वो बाद में लिखना आप, ठीक है क्या? लिखो लिमिटेड बाय शेयर्स के नीचे, जल्दी जल्दी लिखो. द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स is limited. The liability of the members is limited up to the extent of मैं दिख रही हूँ क्या? हाँ. up to the extent of unpaid share capital. up to the extent of, अरे बोलो ना, unpaid share capital. This amount can be called during the lifetime this amount can be called during the lifetime or during the winding up. हो गया? गारंटीड कंपनी के वहां पे लिखो, मतलब सेकेंड क्लासिफिकेशन, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उसके नीचे लिखिए द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स the liability of the members
is limited. The liability of the members is limited up to the extent of the guaranteed amount as stated, the guaranteed amount as stated in the memorandum of association. As stated in the memorandum of association. This amount can be called only during the winding up of the company. Okay. Next, unlimited company. There is no limit defined. There is no limit defined on the liability of the members. There is no limit defined on the liability of the members. On the liability of the members. अभी जो स्क्रीन पे लिखा है वो आप लिख सकते हो. Done? FV is for face value and PUSC is for paid up share capital. Repeat करूं वापस. FV is for face value and PUSC is for paid up share capital. यहां पे MOA का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और अनलिमिटेड में L माइनस ए मतलब लाइबिलिटी माइनस एसेट्स, मतलब लाइबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स कम है. इन शॉर्ट देयर इज अ शॉर्टफॉल. बराबर ना? गुड.
हो गया क्या? इतना टाइम क्यों ले रहे हो आप लोग लिखने में? जल्दी जल्दी लिखो, कम ऑन गाइस। ये भी लिखना है आपको एग्जाम्पल? सीधा नो। ओके चलो, ओपन थी वाटर बॉटल। ठीक है चलो, टेक्स्ट बुक पे प्लीज आ जाओ, रीडिंग करते हो, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। नाउ यू ऑल हैव योर बुक्स सो यू ऑल कैन रीड। I'll tell you where it is. I think आपके टेक्स्ट बुक में सबसे पहला क्लासिफिकेशन यही है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ये देखो 5.14, those who don't have the books, Gurukul kids, and here, please, those who have it, share it with your friends, your classmates. Yes, sharing is caring. Company limited by shares. The liability of the members is limited up to the extent of unpaid amount on the shares. The liability of the members is limited up to the extent of unpaid amount on the shares. ये पैसा कब बुला सकते हो आप? लाइफ टाइम, या तो अगर आप चाहो तो इवन ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। बट अगर गारंटी कंपनी देखते हैं, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटीड अमाउंट। गारंटीड अमाउंट कहां पे लिखा होता है? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ बुला सकते हो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम में ये पैसा आप नहीं बुला सकते। अच्छा, एक कोई बता सकता है मुझे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का डिफरेंशिएशन? अच्छा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, यहां पे आप लाइफ टाइम में पैसे बुला सकते हो, यहां पे आप लाइफ टाइम में पैसा नहीं बुला सकते हो। और अच्छा, यहां पे लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल, और यहां पे इट इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटीड अमाउंट, अप टू द एक्सटेंट ऑफ। क्या बात है, आ रहा है जवाब देने? इजी लग रहा है? इसलिए ऐसे सवाल इंस्टीट्यूट नहीं पूछता है। इंस्टीट्यूट पूछेगा आप कुछ एक या दो सिमिलैरिटीज बताओ बिटवीन बोथ दीज टू कंपनीज। वेरी गुड, क्या बात है, पहले कभी किया आपने? तो फर्स्ट आ रही वहां पे भी, फर्स्ट सिमिलैरिटी, दोनों भी केस में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। देखो ना, जो तीसरा क्लासिफिकेशन था, आप ही हो ना, ग्रीन शर्ट, किसने आवाज की? तुम्हारे बाजू में जो बैठा है उसने। इतनी दोस्ती पहले ही दिन, दूसरे दिन पहले कमेंट कर लेता है, फिर ऐसे देखता है, फिर ऐसे ऐसे एक्टिंग करता है, ताकि मुझे ऐसा लगे पता नहीं, इसको भी नहीं पता किसने आवाज की है। बड़े ही चालाक हो आप। ठीक है, वेरी चालाक ब्रो। ठीक है, चलो आ जाइए। तो दोनों भी केस में कहा बेटा, यहां पे हमारे जीवन में एक ही चीज है, ठीक है?
तो सुनो ना मेरी बात, सबसे पहले दोनों भी केस में द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। जो तीसरा वाला केस था वहां पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, बट ये दोनों केस में तो सिमिलैरिटी है ना कि लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है जितना भी चाहो उतना वाइंडिंग अप में पैसा बुला लेंगे, उसके ऊपर भी देयर इज अ लिमिटेशन। और दूसरी सिमिलैरिटी है, जैसे इसने कहा कि दोनों भी केस में आप वाइंडिंग अप के वक्त पैसा बुला सकते हो। यहां पे भी आप वाइंडिंग अप में पैसा बुला सकते हो और यहां पे भी आप वाइंडिंग अप में पैसा बुला सकते हो कि नहीं? ये मैं लिखवाऊंगी आपको, बट पहले अनलिमिटेड कंपनी रीड कर लेते हैं फिर। और वैसे तो इंस्टीट्यूट ये भी कहता है कि दोनों की अपनी खुद की लीगल पर्सनैलिटी है। वो तो हर कैटेगरी की कंपनी को होती है लीगल पर्सनैलिटी, वो तो कंपनी का फीचर ही है। अरे हाँ है ना? और ये पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, बट मैं आपको समरी में लिखवा दूंगी ये सिमिलैरिटी और डिस्टिंक्शन, ओके? सो डोंट वरी। और अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। जितने मेरे एसेट्स कम पड़ रहे हैं और लाइबिलिटीज ज्यादा हो रही है, उतना पूरा कंट्रीब्यूशन मैं अपने मेंबर्स से क्लेम कर लूंगी। उतना पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन मैं अपने मेंबर्स से क्लेम कर लूंगी। उतना पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन मैं अपने मेंबर्स से कंट्रीब्यूट करवा लूंगी। बट ये सिर्फ एक ही केस में हो सकता है। एंड ये पैसा कब मंगवाया जा सकता है? ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। जब तक कंपनी का गोइंग ऑन कंसर्न चालू है तब तक मेंबर्स की लायबिलिटी अराइज नहीं होती है ना? तो अब नोटबुक में जहां आपने लिखा है ना लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, वहां पे नीचे जगह है क्या? है कि नहीं है? ठीक है, जिनके पास जगह है प्लीज उधर लिख लो। जिनकी नोटबुक्स में जगह नहीं है प्लीज जगह बना लो, सीख लो जगह बनाना। हम नोट्स के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे, ठीक है? आप क्या करोगे मैं आपको बताती हूं। व्हाट हैपेंड? अरे यार, व्हाट पिच पिच, नो पिच पिच। सुनो ना, क्या करोगे आप? दो कॉलम्स ऐसे बनाओ, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। पहले हम डिफरेंस लिखते हैं और फिर नीचे सिमिलैरिटी दोनों के लिए कॉमन ही लिखी जाएगी। सुनो मेरी बात, लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग फॉर यू। सुनो, ध्यान दो, अच्छे बच्चे हो ना आप लोग? आप दो कॉलम्स बनाओ, टैब्यूलर फॉर्म बनाते हो ना आप, ऐसे दो कॉलम बनाओ, लिमिटेड बाय शेयर्स का एक कॉलम और लिमिटेड बाय गारंटी का एक कॉलम। बनाया? हाँ, तो बना लो। एक जगह लिमिटेड बाय शेयर्स और दूसरी जगह पे लिमिटेड बाय गारंटी। लिखा आपने? लिखा? लिमिटेड बाय शेयर्स के नीचे लिखो, पहले डिफरेंस लिख रहे हैं ना, तो लिखो लिमिटेड बाय शेयर्स में द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड the liability of the members is limited up to the extent of unpaid share capital. Up to the extent of अनपेड शेयर कैपिटल। वहां पे लिखो, वहां पे मतलब कहां पे? द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स
is limited up to the extent of guaranteed amount. Up to the extent of guaranteed amount. ठीक है. और एक पॉइंट लिखो डिफरेंशिएशन का. क्या लिखोगे और एक पॉइंट? कौन सा? You may or may not call during the winding up. Get कैसे? You are demanding it from the members. So you will file a case against them. Call insolvent हुआ कंपनी या मेंबर? फिर तो कंपनी का बैड डेट लॉस हो गया. ऐसे तो लिमिटेड बाय शेयर्स में भी मेंबर इंसॉल्वेंट हो सकता है. हाँ. लिखो फर्स्ट केस में लिमिटेड बाय शेयर्स में. गुरुकुल किड्स प्लीज राइट डाउन सिंसियरली. लिखो liability can arise either during the lifetime or during the winding up. Liability can arise either during the lifetime or during the winding up. Liability can arise either during the lifetime or during the winding up. और यहां पे लिखो liability arises only during the winding up. अब दोनों के नीचे कॉमन में लिखना है. कॉमन लिखो सिमिलैरिटीज. स्टिक नोट चिपका सकते हो या अगले पेज पे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टिकी नोट पे भी लिख सकते हो. सिमिलैरिटीज लिखो. सिमिलैरिटीज इन बोथ द केसेस. इन बोथ द केसेस the liability of the members is limited. In both the cases, the liability of the members is limited. और एक पॉइंट लिखो. इन बोथ द केसेस द लाइबिलिटी कैन अराइज ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. द लाइबिलिटी कैन अराइज ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. गुरुकुल का जो कैमरा है ना, बार बार लैग हो रहा है. पूछो ना क्या हुआ. देखो स्टॉप हो जा रहा है, फिर अचानक से फास्ट फॉरवर्ड हो जा रहा है. लिख लिया. तो हमारे दो क्लासिफिकेशन हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. अब देखो मेंबरशिप में ही आपने देखा था प्राइवेट पब्लिक, देखा था कि नहीं? इसमें एक कॉन्सेप्ट है 1% कंपनी का, वो हम आज करेंगे. फ्री में आपको छोड़ूंगी. 1% कंपनी. व्हाट पिच पिच? नो पिच पिच. बताओ आपको टेक्स्ट बुक में कहां पर है? अगला ही पेज 5.16. 1% कंपनी नाम में लिखा है. 1% कंपनी. 1% कंपनी. 1% कंपनी. तो आपके हिसाब से कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते होंगे? मिनिमम, मैक्सिमम भी. इनफैक्ट जब आप एक्ट की डेफिनेशन ही देखते हो ना,
डेफिनेशन क्लियरली कहता है ऐसी कंपनी जिसमें एक ही पर्सन है एज अ मेंबर इज नोन एज अ 1% कंपनी. ऐसी कंपनी जिसमें एक ही पर्सन है एज अ मेंबर इज नोन एज अ 1% कंपनी. तो यही 1% सारा काम संभाल लेता है. ऐसा कंपनी जहां पे देर इज ओनली 1% एज अ मेंबर. मेंबर मतलब शेयर होल्डर. शेयर होल्डर मतलब कंपनी का ओनर. सारे के सारे शेयर्स इसी बंदे के पास है. ऐसे कंपनी को कहते हैं एज अ 1% कंपनी. ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जहां तक इंडिया की बात है. 1956 एक्ट में 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं. बट बहुत बार ऐसा देखा गया था. आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है कम से कम 2 लोग 7 लोग, फिर ही आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर पाओगे. अगर आप अकेले हो, आपके पास अच्छी बिजनेस आइडिया है, काम करने का जुनून है, आपके पास पैसा भी है, बट अगर आपको कंपनी के रूप में बिजनेस करना है, आपको किसी को अपने साथ ड्रैग करना पड़ेगा. क्योंकि प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर और कम से कम 2 डायरेक्टर. आप अकेले क्या बिजनेस कर पाओगे कंपनी के रूप में? मतलब आपको किसी और को मेंबर का दर्जा देना पड़ेगा, डायरेक्टर का दर्जा देना पड़ेगा. आज तो सब कुछ सही है, बट एक बार पैसा बीच में आ गया ना, क्या दोस्ती, क्या यारी, सब भूल जाओगे. बस झगड़े ही झगड़े. और इसीलिए लॉ मेकर ने सोचा कि वी शुड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस 1% कंपनी. आज के दिन पे एक अकेला पर्सन भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है. एंड दिस टाइप ऑफ कंपनी इज नोन एज अ 1% कंपनी. इसी 1% कंपनी में आपको एक नॉमिनेशन करना जरूरी होता है. नॉमिनेशन मतलब क्या, किसी को पता है? क्या समझा? कितनी क्यूटली उसने जवाब दिया. बट मैं क्या कहने की कोशिश कर रही थी अभी समझा. मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी कि 1% कंपनी में सपोज वो 1% की डेथ हो जाती है, तो उसकी जगह जो बंदा लेगा उसको हम कहते हैं नॉमिनी. और ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना, उसी को कहते हैं नॉमिनेशन करना. क्या कहते हैं? नॉमिनेशन करना. देयर इज ओनली 1% एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी. अगर 1% उस मेंबर की डेथ हो गई तो नॉमिनी उसकी जगह ले लेगा, गेटिंग दिस और नो? सो ऐसी कंपनी, प्राइवेट कंपनीज जिसमें एक ही पर्सन होता है एज अ मेंबर इज नोन एज अ 1% कंपनी. मिनिमम भी एक ही मेंबर और मैक्सिमम भी एक ही मेंबर. बट जहां तक डायरेक्टर्स की बात है ना, डायरेक्टर्स आर द मैनेजर्स ऑफ अ कंपनी. मिनिमम एक डायरेक्टर, बट देयर कैन ऑल्सो बी अप टू 15 डायरेक्टर्स इन अ 1% कंपनी. सुनो ना, डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो कंपनी का बिजनेस मैनेज करते हैं. डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी का हो सकता है. मेरी 1% कंपनी है, सपोज मेरी क्लासेस है. आज मैंने पुणे में ब्रांच खोला है, फिर मैं ब्रांच एक्सपांड करती जाती हूँ. पूरे इंडिया में 160 ब्रांचेस है. मैं अकेली मैनेज नहीं कर सकती हूँ. मेरे साथ साथ क्या मैनेजमेंट में और लोगों को ला सकती हूँ? ओनर अकेली मैं ही हूं एपीसी की. ओनर अकेली मैं ही हूं, आई एम द सोल मेंबर. बट इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैं 15 डायरेक्टर्स ला सकती हूं. 1% कंपनी में 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं. सोल मेंबर होता है बस. सोल मतलब ओनर एक ही पर्सन रहता है, मैनेजर अप टू 15 हो सकते हैं. एक बार प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी के लिए बताओ ना, मुझे देखना है आप लोग कितना सही जवाब दे सकते हो. फटाफट जवाब दो. ये पीपीटी बुक में नहीं है, आप लोग जवाब दोगे. पब्लिक कंपनी में
बताओ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं पब्लिक कंपनी में? प्राइवेट कंपनी में 1 पर्सन कंपनी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में देयर इज नो लिमिट ओनली। प्राइवेट कंपनी एंड ओपीसी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स पता है कितने होता है? वेरी गुड 3। प्राइवेट कंपनी ओपीसी मिनिमम कह रही हूं ना, मिनिमम 1। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स चाहे प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है या ओपीसी है, देयर कुड बी अप टू 15 डायरेक्टर्स। कितने? 15। ये 15 डायरेक्टर्स का लिमिट एकदम कॉमन है सबके लिए, चाहे कंपनी प्राइवेट है या चाहे कंपनी पब्लिक है या चाहे कंपनी 1 पर्सन कंपनी है। यस और नो गाइस? लिखने का टाइम दूंगी, डोंट वरी, फोटो खींचने की जरूरत नहीं है। एक ही सोल मेंबर होता है, एक ही बस, मिनिमम भी एक और मैक्सिमम भी एक, इसलिए नाम ही आ गया सोल मेंबर। इकलौता मेंबर है, इकलौता। मिनिमम भी 1 और मैक्सिमम भी 1। बट इंडिया में अगर आपको किसी ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करना है, मतलब आपको उसका सोल मेंबर बनना है या आपको उसका नॉमिनी बनना है, नॉमिनी, तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या है? कुछ कंडीशन पूरा करना जरूरी है, तो ही आप सोल मेंबर या नॉमिनी बन सकते हो। क्या क्या कंडीशन है? 1, यू शुड बी अ नेचुरल पर्सन। Artificial persons cannot incorporate a 1 person company. Next, you should be an Indian citizen. And 3, whether you are a resident or otherwise will not make a difference. पहले अलग था कुछ, पहले रेसिडेंट होना जरूरी था। आज के जमाने में कहा है whether you are a resident or otherwise will not make a difference. Any person can be appointed, okay, even if he is a non-resident, can be appointed as a nominee or a sole member of a 1 person company. यहाँ पे है क्लासरूम में जिसके कोई घर वाले या पहचान के नॉन रेसिडेंट है, इंडिया के बाहर जाके में भी काम कर रहे हैं, सेटल हो गए हैं, आपकी फ्रेंड की पूरी फैमिली, तो क्या वो नेचुरल पर्सन है? यस। क्या वो इंडियन सिटीजन है? इंडियन सिटीजन है, सो बॉर्न इन इंडिया, इंडियन सिटीजनशिप है, बट दे आर वर्किंग वेयर? न्यूयॉर्क, सो दे आर नॉन रेसिडेंट्स, दे आर। उसके अलावा है अंकल, मामा के चाचा। अंकल मतलब कौन? हाँ, चाचू। इंग्लिश बहुत फनी लैंग्वेज है, मामा को भी अंकल ही कहते हैं, फूफा जी को भी अंकल कहते हैं, चाचू को भी अंकल ही कहते हैं। तो चाचू कहाँ रहते हैं? जर्मनी। सो ही इज एन इंडियन सिटीजन बट ही इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज वर्किंग इन जर्मनी। कभी तो भी इंडिया में आते होंगे, महीना 2 महीना, बाकी टाइम क्या उधर ही रहते हैं, मतलब वो नॉन रेसिडेंट है। और कौन है? अमेरिका में। कौन? मामा जी अमेरिका में रहते हैं, बट इंडियन सिटीजन है, बट रहते कहाँ? अमेरिका, मतलब नॉन रेसिडेंट है। और कौन है? मामा जी कहाँ? सऊदी अरेबिया। समझ रहा? यहां पे है कोई गुरुकुल में? है क्या कोई जिसके मामा, मासी, मामा, दीदी, भैया, कजिन्स भी तो हो सकते हैं। मासी कहाँ रहती है? कैलिफोर्निया। क्या बात है, बढ़िया है, बट इंडियन सिटीजन है। अब बताओ मुझे, अभी चाचा जी, मामा जी, मासी, आपका कौन था? फ्रेंड की फैमिली। सोचो ना, दिल से तो इंडियन है ना, और है या नहीं? भले ही इंडिया के बाहर रहते होगे बट दिल से तो इंडियन है ना। कल जाके कभी देशभक्ति जागी और ऐसा लगा नहीं अभी इंडिया के लिए कुछ करना है, इंडिया के लोगों के लिए कुछ करना है, तो ऐसे केस में हो सकता है कुछ बिजनेस आइडिया आया और सोचे अब हम जर्मनी में या सऊदी में या अमेरिका में या न्यूयॉर्क में बिजनेस नहीं करेंगे, हम इंडिया में बिजनेस करेंगे, जनता को जॉब देंगे, इंडिया का जीडीपी बढ़ाएंगे। अब ऐसे केस में मोदी जी के राज के पहले
लॉ ऐसा था कि आपको रेसिडेंट भी होना जरूरी है। मतलब ये लोग जैसे इसके दोस्त, इसकी मासी, इसके चाचू, इसके मामा बेचारे चाह कर भी इंडिया में कंपनी के नाम पे बिजनेस नहीं कर सकते थे। इच्छा बहुत है बट बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बट जब मोदी जी ने देखा इंडिया के भी बाहर बहुत सारे इंडियंस जॉब के लिए जाते हैं, वहां पे सेटल हो गए, बट देश के लिए अभी भी प्यार है, तब ऐसे केस में उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। तो मोदी जी ने लॉ ही चेंज कर दिया। कहा अगर आप भारतीय हो ना, हमारे लिए बस है, दैट्स मोर देन इनफ। यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन। चाहे आप इंडिया में रहते हो या इंडिया के बाहर, whether you are residing outside India will not make a difference. You can still incorporate an OPC in India and do business in India. हाँ या ना? बोलो ना। तो यही हुआ है मोदी जी के राज्य में, हाँ या ना? तो आज अमेंडमेंट के बाद लॉ कहता है whether you are a resident or otherwise, और अदरवाइज मीन्स या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट, दोनों में से एक ही होगा। नॉन रेसिडेंट बट इंडियन सिटीजन, एनआरआईज जो हम कहते हैं। अरे हाँ या ना? तो या तो आप रेसिडेंट हो हमारे जैसे, इंडियन सिटीजन भी है, रेसिडेंट इंडिया में ही है, इंडिया को छोड़ के नहीं गए हैं, या तो फिर कुछ लोग हैं जो इंडियन सिटीजन तो है बट रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। बट लॉ चेंज होने के बाद क्या ऐसे नॉन रेसिडेंट भी इंडिया में ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या किसी ओपीसी के नॉमिनी क्या वो बन सकते हैं? तो देखो, पहली बात तो यू शुड बी अ नेचुरल पर्सन, यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन। फॉरेनर ओपीसी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता है। कल भी मैंने आपको कहा था, पहले ही ब्रिटिशर्स इंडिया में आए बिजनेस करने के नाम पे और गरीब करके छोड़ दिया हमको, बराबर नहीं, लूट के चले गए सब कुछ। तो ऐसे केस में ये सेम हिस्ट्री हम वापस रिपीट नहीं कर सकते। इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, एंड प्लस वेदर यू आर अ रेसिडेंट or otherwise will not make a difference. Even if you are a non-resident, you can still incorporate or be the nominee of a one-person company. And plus you should be a major, क्योंकि your position is of high responsibility. आप sole member हो OPC के, आप owner हो, उतनी मेच्योरिटी आप में होनी चाहिए। 4 कंडीशन बताओ अगर आपको सोल मेंबर या नॉमिनी बनना है, बोलो तो। नेचुरल पर्सन, Indian citizen, whether resident or otherwise, and you should be a major. सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखा है। कौन रेसिडेंट होता है? कौन रेसिडेंट होता है? जो इंडिया में 120 दिन या उससे ज्यादा रहा है। बट आज के जमाने में ये एक्सप्लेनेशन रेलिवेंट है क्या? अरे अगर आप 20 भी दिन इंडिया में रहे होगे ना, इसकी मासी 20 ही दिन इंडिया में आई है, बाकी पूरा टाइम बाहर ही थी, फिर भी क्या वो ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकती है? हाँ या ना? और मेरे जैसे लोग हैं जो 365 डेज इंडिया में ही है, क्या मेरे जैसे लोग भी ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? अभी फर्क नहीं पड़ता है आप रेसिडेंट हो या ना हो, इंडिया में कितने भी दिन आप रहो, 2 दिन भी इंडिया में हो ना, बट इंडियन सिटीजन हो, नेचुरल पर्सन हो, मेजर हो, आप ओपीसी इनकॉर्पोरेट, आप किसी ओपीसी के नॉमिनी बन सकते हो। ओपीसी में बताओ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? मैक्सिमम, मिनिमम डायरेक्टर, बट मैक्सिमम डायरेक्टर क्या नॉमिनेशन करना कंपल्सरी है? कितने लोगों के फेवर में नॉमिनेशन करोगे? ऑब्वियसली एक, क्योंकि यही बंदा सोल मेंबर की जगह लेगा यार। 10 लोगों के नाम पे नॉमिनेशन कर लिया तो फिर वही हो जाएगा। सोल मेंबर कौन बनेगा? सोल मेंबर के डेथ के बाद। इसलिए नॉमिनेशन भी कितने लोगों के फेवर में करोगे? और सोल मेंबर की डेथ हो जाती है, इनसेन हो जाता है, इनसेन मतलब अनसाउंड माइंड, या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तब नॉमिनी ये सोल मेंबर की जगह ले लेता है। तब नॉमिनी सोल मेंबर की जगह ले लेता है। तब नॉमिनी
सोल मेंबर की जगह ले लेता है। क्या माइनर सोल मेंबर बन सकता है? नॉमिनी बन सकता है? मेजर होना कंपलसरी है। मेजर होना आगे जाके आप देखोगे एक कैटेगरी ऑफ कंपनी है जिसको हम कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी, एनपीओज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन। बीइंग ह्यूमन के बारे में सुना है आपने? Such companies are not incorporated to make profits, but such companies are incorporated with the intention of doing some social services for the welfare of the society as a whole. अब अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है बिजनेस के रूप में नहीं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, आप क्या चाहोगे? ज्यादा से ज्यादा सेक्शन अट्रैक्ट हो या कम से कम? ताकि लोग एनकरेज रहे ऐसा कुछ काम करने के लिए। अरे हाँ है ना? तो एनपीओज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए हुए, ओपीसी को भी बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए हुए। ओपीसी को एक तो प्राइवेट कंपनी है, ऊपर से 1%, छोटी सी कंपनी है यार, एक बंदे से कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है हमने, इसको भी बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए हैं। बट अगर आपकी ओपीसी एनपीओ बन गई, डबल एडवांटेजेस, डबल प्रिविलेज, गलत हो जाएगा ना? इसलिए कहा है ओपीसी अगर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, ओपीसी अगर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, ओपीसी सेक्शन 8 एनपीओ के रूप में इनकॉर्पोरेट या कन्वर्ट नहीं हो सकती। या तो आप एनपीओ हो या तो आप ओपीसी हो, या तो आप NPO, या तो आप लॉजिक समझ रहा है क्या कि नहीं समझ में आ रहा है? वैसे ही एक कैटेगरी ऑफ कंपनी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज, सुना है कभी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, ये कंपनी वही करती है जो बैंक्स करते हैं, पैसे लेना पैसे देना, बट ये बैंक्स नहीं होती, फाइनेंशियल कंपनीज होती है, जैसे कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड। ठीक है? ये लोग पब्लिक के पैसों से ही खेलते हैं, ये लोग पब्लिक के पैसों से ही खेलते हैं। सुन रहे हो क्या मेरी बात? पब्लिक के पैसों से अगर आप खेल रहे हो, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को ज्यादा रूल्स लगाने चाहिए या कम रूल्स? एक एग्जांपल देती हूं मैं। सपोज जैसा भी गर्मी की छुट्टियां चालू है, यूजुअली गर्मी की छुट्टियों में हम मामा जी के घर पे जाते हैं, मतलब जाते थे, अभी आपके लिए ऐसा कहना चाहिए, अभी सीए में आ गए आप। बट स्कूल तक आप क्या करते थे? जैसे ही स्कूल में गर्मी की छुट्टियां लगती थी, हम लोग क्या मामा जी के घर पे चले जाते थे, महीना 1.5 महीना रह के आते थे, मस्त। जाते हो या नहीं? मतलब जाते थे या नहीं? सपोज आपके मामा जी का बड़ा बंगलो है, मस्त बड़ा बंगलो, आगे बड़ा वेरेंडा है, आंगन है मतलब, और ऐसे ही अभी मम्मी पापा अगर स्ट्रिक्ट रहते तो पूरा लाड मामा मम्मी करते। तो आपने मामा को बोला प्लीज़ मेरे को गाड़ी चलाना सिखाओ ना, मेरे को गाड़ी चलाना सीखना है, मम्मी तो अलाउ नहीं करती, पापा तो पूछो ही मत। तो अब मामा जी आपको गाड़ी चलाना सिखा रहे, इतना बड़ा वेरेंडा है, क्या बताया अब हम आपको? पार्टी करनी तो पार्टी हो जाएगी, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेल लेंगे, गाड़ी चलाना सिखाना है सिखा लेंगे। तो मामा जी आपको उधर ही वेरेंडा में गाड़ी चलाना सिखा रहे, देखो ये एक्सीलरेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है। अनफॉर्चुनेटली आपने ब्रेक दबाने के बदले क्लच दबा दिया, एक्सीलरेटर ही दबा दिया, उसके बाद गड़बड़ में घाई, ब्रेक तो दबा ही नहीं, पहले क्लच दबा दिया फिर एक्सीलरेटर दबा दिया, बस गाड़ी भिड़ा दी ना आपने आंगन में। बट आप बताओ, आपका मामा जी का घर, उनकी गाड़ी, उनके पैसे, किसी को क्या घंटा फर्क पड़ा है इससे? बताओ ना मुझे, नेबर को भी फर्क नहीं पड़ा है, बाकी लोग तो छोड़ ही दो। बट आप बताओ, यही गाड़ी चलाना सिखाना अगर मामा जी पब्लिक रोड पे करते और ब्रेक के बदले एक्सीलरेटर दबा देते, आगे वाली गाड़ी को ठोक देते, क्या हमको फर्क पड़ता? हाँ या ना? क्योंकि जहां पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड हो गया, गवर्नमेंट इज मोर कॉशियस। इसलिए ट्रैफिक लाइट्स कहाँ दिखते हैं? मामा जी के घर पे या पब्लिक रोड पे? मामा जी के घर पे आपको जो करना है आप करो, आपके मामा जी, उनका पैसा, उनकी गाड़ी, आपको बढ़ाना है बढ़ाओ, घटाना है घटाओ। प्राइवेट कंपनी में वही होता है। प्राइवेट कंपनी में होता क्या है? अगर एसपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी, सर और मेरा पैसा है,
और वो मिलके हमने कंपनी बनाई है। आपका पैसा लिया है, हमारा ही पैसा है, सरकार मेरा। इस पैसे को हम बढ़ाए या घटाए और डुबाए, इससे क्या आपको फर्क पड़ता है? बट आपको फर्क कब पड़ेगा? आपका पैसा लेकर अगर एसपीएपी बिजनेस कर रहे हैं तब आपको फर्क पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं। पड़ेगा या नहीं? क्योंकि अगर पैसा बढ़ रहा है तो आपका बढ़ रहा है, और अगर पैसा डूब रहा है तो आपका डूब रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन सी कैटेगरी के कंपनीज को ज्यादा सेक्शन अट्रैक्ट हो गए, प्राइवेट या पब्लिक? एग्जैक्टली, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पब्लिक का पैसा से खेल रही है, पब्लिक का पैसा ले रही है, दूसरे पब्लिक को पैसा लेंड कर रही है। आपको नहीं लगता ज्यादा सेक्शंस अट्रैक्ट होने चाहिए? एक तो ओपीसी प्राइवेट कंपनी है, और ऊपर से क्योंकि प्राइवेट में भी वो ओपीसी है, कम के कम सेक्शंस अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको। एक तो प्राइवेट कंपनी है तो बहुत कम सेक्शंस वैसे ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, और प्राइवेट कंपनी में वो ओपीसी है और कम सेक्शंस अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल नहीं है ओपीसी के ऊपर। नहीं आई बात समझ में? और अगर कंट्रोल ज्यादा नहीं है, कुछ कांड हम नहीं कर सकते, नहीं तो हम कंपनी को गाली नहीं देते, सबसे पहले बोलते मोदी जी आपने ऐसा किया ही कैसे। गवर्नमेंट को सबसे पहले हम गाली देंगे, हम ये नहीं देखते कि हमारी भी गलती है, सबसे पहले गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उछलेगी। तो इसलिए मोदी जी ने कहा ऐसा रिस्क लेना ही नहीं है। अगर आप एनबीएफसी हो, आप पब्लिक के पैसों से खेल रहे हो, यू कैन नॉट डू बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ अ 1% कंपनी, बिकॉज आपके ऊपर सेक्शंस ही इतने कम एप्लीकेबल है, क्या ही कंट्रोल कर लेंगे हम आपको। इसीलिए ओपीसी कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं कर सकती। लॉ क्या है सब बताएंगे, बट लॉजिक सब नहीं बताएंगे। लॉजिक समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो? कि क्यों ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती, एनपीओ? क्यों ओपीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं कर सकती? यही कारण की वजह से, क्योंकि कंट्रोल सरकार का बहुत कम हो जाएगा। और आज के जमाने के लोग तो चोर ही है, कांड वो करेंगे, डुबाएंगे सरकार को, और इसीलिए सरकार ने कह दिया हम अलाव ही नहीं करेंगे। आप ओपीसी के रूप में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर ही नहीं सकते। Yes or no guys? And let me tell you, OPC is one of the favorite sections of the institute. एक OPC है कंपनीज एक्ट में, और दूसरा है सेक्शन 8 NPOs। इनके ऊपर कुछ ना कुछ ट्रू फॉल्स शॉर्ट नोट पूरा का पूरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती है हर एग्जामिनेशन में, लिटरली। मतलब हर एग्जामिनेशन नहीं तो हर ऑल्टरनेट एग्जामिनेशन में तो इंस्टीट्यूट पूछेगा ही सवाल। तो दिस सेक्शन इज लाइक रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप लिख लेना, और आज के लिए बस इतना ही। फर्स्टली प्लीज मार्क इट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने चांद सितारे लगाना चाहते हो लगा दो। क्या पेज नंबर होगा? 5.16। आ गए? देखो, one person company is a company which has only one person as a डायरेक्टर लिखा है या मेंबर लिखा है? तो मिनिमम भी एक मेंबर और मैक्सिमम भी एक मेंबर। ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज एटलीस्ट 1 person एज अ मेंबर। एटलीस्ट लिखा है, बट उसका मीनिंग लिटरल सेंस में मत लेना। मिनिमम भी 1 ही है और मैक्सिमम भी 1 ही है।
ओपीसी एक ऐसी कंपनी जिसमें एक ही पर्सन मेंबर जैसा होता है और आपको मेमोरेंडम में एक ऐसे पर्सन का नाम देना होता है जो सोल मेंबर के डेथ या इनकैपेसिटी पे ओपीसी का बन जाता है सोल मेंबर. इन शॉर्ट, yes, you need to appoint a nominee. You need to make a nomination. You need to make a nomination. IE का मतलब होता है that is. You need to make a nomination. लिखा क्या इतना? अच्छा, आज मैंने किसी को नॉमिनी की तरह अपॉइंट किया है, कल जाके मेरी इच्छा कुछ बदल गई, मैं क्या नॉमिनी चेंज कर सकती हूँ? बोलो ना. हाँ, नॉमिनी भी क्या अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? यस. इवन नॉमिनी हैज अ राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट. और मैं भी अगर चाहूं, मैं कोई भी टाइम पे नोटिस देके नॉमिनी को बता सकती हूं दैट आई डोंट वांट टू कंटिन्यू यू एज माय नॉमिनी, आई एम चेंजिंग इट. हो सकता है? ऑफ कोर्स यस. ये देखो रेड कलर में मैंने लिखा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. चेंज भी है यहां पे. इफ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी और यू वांट टू बी अपॉइंटेड एज अ नॉमिनी, इनकॉर्पोरेट मतलब सोल मेंबर अगर बनना है या आपको नॉमिनी बनना है, आपको कुछ कंडीशन पूरे करने होंगे. कौन से? 1, you should be a natural person. 2, you should be an Indian citizen. And 3, whether you are a resident in India or otherwise will not make a difference. Resident कब होते हो? When you have stayed in India for not less than. But इससे फर्क पड़ता है क्या? एक्चुअल में तो फर्क नहीं पड़ता है. इंडियन सिटीजन होना जरूरी है और मेजर होना जरूरी है. माइनर ना सोल मेंबर बन सकता है और ना नॉमिनी बन सकता है. बराबर ना? अरे बोलो ना. अच्छा, ये देखो, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी और बिकम द नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी. इन शॉर्ट, एक समय पे आप एक ही जगह के सोल मेंबर और दूसरे जगह के नॉमिनी हो सकते हो. मैक्सिमम अंकिता के नाम से मैं 10 ओपीसी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती. मैं एज अ नेचुरल पर्सन एक ही ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकती हूं और ज्यादा से ज्यादा किसी और ओपीसी की नॉमिनी हो सकती हूं. जैसे कि सर के ओपीसी की नॉमिनी और अपनी खुद की ओपीसी. दैट्स इट. मैं 2 ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकती हूं क्या? नहीं. मैं 2 जगह पे नॉमिनी हो सकती हूं क्या? नहीं. ज्यादा से ज्यादा एक ओपीसी की सोल मेंबर और दूसरी ओपीसी की नॉमिनी. दैट्स द मैक्सिमम दैट आई कैन डू एज अ नेचुरल पर्सन. समझा क्या? OPC cannot be incorporated or converted into a Section 8 company. Section 8 मतलब NPOs. It also cannot carry out non-banking financial activities. ये पॉइंट दिख रहा है आपको? OPC cannot voluntary convert into any other type. दिख रहा है? कट कर दो. क्यों? अमेंडमेंट के बाद ओमिट हो गया है यह पॉइंट. अमेंडमेंट, चेंज इन लॉ, जिसके बाद इस पॉइंट को हटाया गया है. तो सिलेबस तो छोड़ो, छोटी सी बात है, एक्ट में ही ये पॉइंट नहीं रहा है. कंपनीज एक्ट में ही इस पॉइंट को हटाया गया है. ओमिट करना मतलब समझता है ना? डिलीट. इट हैज बीन डिलीटेड, नॉट फ्रॉम योर सिलेबस, फ्रॉम द एक्ट ओनली. हाँ, तो आपको भी डिलीट कर देना है बुक में से. यही करना है आपको. ठीक है?
एक बार ओपीसी रिवाइज करते हैं, फिर छुट्टी दे देती हूं आपको। आपको पता है मैंने पूरा ओपीसी एक चार्ट पे बनाया है। ओपीसी का मेंबर या सोल मेंबर नॉमिनी बनना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताओ। नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, वेदर रेसिडेंट और अदरवाइज, एंड प्लस यू शुड ऑल्सो बी अ मेजर। एक समय पे आप एक जगह के ओपीसी और दूसरी जगह के नॉमिनी बन सकते हो। अगर सोल मेंबर की डेथ हो जाती है या वो इनकैपेसिटेटेड हो जाता है, क्या नॉमिनी मेंबर बन जाएगा? हाँ या ना? ओपीसी ना ही इनकॉर्पोरेट हो सकती है, ना ही कन्वर्ट हो सकती है इनटू एन एनपीओ सेक्शन 8 कंपनी, ना ही वो इनकॉर्पोरेट हो सकती है या कन्वर्ट हो सकती है इनटू अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और एक्चुअली ओपीसी ऑल्सो कैन नॉट इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज। जो भी उसका पैसा है हैज टू बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर इट्स ऑब्जेक्ट्स। इट कैन नॉट इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ एनी अदर कंपनी। ये एक्चुअली आपको सिलेबस में नहीं है, ये इंटर में पढ़ाऊंगी मैं। और वो भी जो लिखा है ना, डिसाइड इन 180 डेज, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। जितना है आपके सिलेबस में उतना मैंने आपको पढ़ा लिया है। तो क्या करो, नोटबुक्स पे आ जाओ। प्राइवेट कंपनी के नीचे ओपीसी के लिए ये पॉइंट्स लिख सकते हो आप। है क्या जगह? नहीं तो फिर आप फ्रेश पेज पे आ जाओ। फ्रेश पेज पे आए क्या? फ्रेश पेज पे एक काम करो, मैं ये आपको बताती हूं क्या करना है। फ्रेश पेज पे आके पहले ये पीपीटी लिख दो। फ्रेश पेज, एकदम फ्रेश पेज। वो चार्ट पे मत लिखो, उधर कुछ छेड़खानी मत करो। ऑडियो सॉन्ग प्ले किया तो कोई प्रॉब्लम आएगा यूट्यूब पे? हाँ हाँ, चार्ट के लिए पेज छोड़ दो। चार्ट के लिए पेज छोड़ा, फ्रेश पेज पे आ जाओ और लिखो ये पीपीटी। एक भगवान वाला वाचा, एक गाना प्ले कर रही हूं, आप लोग सिर्फ गाना सुनते सुनते चिल करो और लिखते जाओ, बस ज्यादा लोड मत लो। ओवर टाइम हो गया इसलिए गाना प्ले करो, लिखने पे ध्यान दो, बट इससे ज्यादा आवाज नहीं बढ़ाओगे। सॉन्ग डेडिकेटेड टू ऑल। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। Make it sure your handwriting is reasonably good, okay? सेक्शन नंबर लिखने की जरूरत नहीं। इंस्टीट्यूट इज नॉट एक्सपेक्टिंग सेक्शन नंबर्स फ्रॉम यू ऑल एट फाउंडेशन लेवल। छूने से तेरे हाँ तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे। छूने से तेरे हाँ तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे। तेरी दिशा में क्यों चलने से मैं
जुबानियां तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना Done? बना ले पिया। पक्का? दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। ओ, गुरुकुल किड्स, सब कुछ अच्छे बच्चों ना, अच्छे से लिखो सब लोग। नाम अपने लिखा ले, बदले में इतनी तो यारी निभा ले, जग की हिरासत से मुझको छुड़ा ले, अपना बना ले, बस अपना बना ले, अपना बना ले, अपना बना ले। अभी चार्ट जो है ना, चार्ट अपना बना ले, जो चार्ट है वो चार्ट पे आपको ये वाला पीपीटी लिखना पड़ेगा ना, रिलेटिंग टू ओपीसी। इसको थोड़ा सा जूम इन करो। हाँ दिख रहा है? और एक गाना। सॉफ्ट सॉन्ग सुनना है कि ढिंचैक गाना सुनना है? कजरारे कौन से कौन से सॉन्ग लगाओ, तू ही बता। कोई दूसरा गाता है। अच्छा तू मान मेरी जान किंग का वो गाना सुन सुन के थक गई। कोई बात नहीं, जिनको गाना नहीं सुनना है वो लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पढ़ना है, गाना सुनने नहीं। मैंने ये गाना कंपोज नहीं किया। नो मैम, यस मैम। खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोने, तेरे दिल लिखो। से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा, तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा, तू मान मेरी जान। मैं साया बन के साथ तेरे रहना 24 घंटे, मैं रहना 24 घंटे, मैं आंखों से चुरा लूं जाना तेरे जो भी गम थे, हाय तेरे जो भी गम थे, मेरी बाहों में आके तू जाना नहीं, ऐसी रब से मैं मांगू दुआ, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा
तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा। तू मान मेरी जान। जल्दी जल्दी लिखो। कल का सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनीज के बारे में पढ़ने वाले। क्या हुआ? आई नो अकाउंट्स का लेक्चर। अच्छा, कल और परसों आपका अकाउंट्स का लेक्चर नहीं है। सो आपका सुबह इकोनॉमिक्स रहेगा, मैथ्स रहेगा और फिर लॉ रहेगा। सेम टाइम पे लॉ रहेगा। मैं जल्दी नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मेरी इंटर की क्लास रहती है इसके पहले। तो होमवर्क दो आपको कुछ करने के लिए। कैसे बेशर्म है। हो गया क्या? 2 मिनट फटाफट जो भी किया रिवाइज कर रहे हैं, फिर छोड़ती हूँ मैं। बस 2 ही मिनट लूंगी आपके, ज्यादा नहीं। चलो फटाफट मेरे को बताओ। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। व्हाट आर दीज 2 टाइप्स? बोलो। पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो कंपनी पब्लिक है। व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी? जिसके आर्टिकल्स में 3 क्लॉजेज है, LRP। L is what? Limitation on the number of limitation is up to 200. R is for what? Restriction on what? Transferability of the shares. And P is for prohibition on what? Making an invitation to the public. Next point आप मुझे बताओगे। On the basis of liability companies are divided into 3 types. What are these 3 types? Limited by shares, limited by guarantee, unlimited company. अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है? अनपेड शेयर कैपिटल। ये पैसा कब कब बुला सकते हो? लाइफ टाइम या तो ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। गारंटी कंपनी है, मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है? गारंटीड अमाउंट। ये गारंटीड अमाउंट कहां लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, एंड दिस अमाउंट कैन बी कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग द। उसके बाद आप लोग बताओगे 1% कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम नॉमिनी, मैक्सिमम नॉमिनी। अगर आपको सोल मेंबर या नॉमिनी बनना है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या क्या है? ओके, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, whether you are a resident or otherwise, and you should be a major। क्या नॉमिनी में मैं चेंज कर सकती हूँ? क्या नॉमिनी भी अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? क्या आज के जमाने में नॉन रेसिडेंट भी ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? क्या ओपीसी इनकॉर्पोरेट हो सकती है एज अ सेक्शन 8 कंपनी? क्या वो इनकॉर्पोरेट हो सकती है या कर सकती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज? बोलो ना। और कंपनी के फीचर्स एंड में बता दो क्या है? क्लैप्स, C is for, L is for, A is for, P is for, and S is for। और सेपरेट लीगल स्टेटस के लिए केस लॉ का नाम बताइए। सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। क्या बात है। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो। बाय बाय। वेरी गुड। Bye bye, virtual students, Gurukul kids. See you tomorrow.